मॉनसून ने भारत को यूरोप और एशिया का जो ट्रेड था उसका केंद्र बिंदु बना दिया, सेंटर पॉइंट बना दिया। इसलिए आप देखोगे जैसे ही मॉनसून की खोज हुई वैसे ही दक्कन में राज्य की स्थापना भी हुई। इन तीन चीजों ने भारत को सोने और चांदी का सिंक बना दिया। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। इस देश में 90% लोग हमेशा दूसरे को दोष देते हैं, हमेशा। राजनीति अर्थव्यवस्था की गार्जियन है। क्यों गोली चल रही है ब्लॉक प्रमुखी के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए? क्यों? पैसा है। समय से लड़ने की कोशिश मत करना, कभी मत करना। कोई जीता ही नहीं आज तक। जब भी समय विपरीत है मतलब ध्यान करना है, साधना करना है, ताकत इकट्ठा करनी है। और एक बात बताओ, जब पैदल चल के मर्सिडीज में बैठोगे ना तो बहुत मजा आएगा। जय हिंद फ्रेंड्स। भारत द लैंड ऑफ वेल्थ, सोने की चिड़िया, गोल्डन स्पैरो। अब ये भारत सोने की चिड़िया क्यों रहा? भारत को कहा गया सोने की चिड़िया, गोल्डन स्पैरो। तो कौन सी वजह थी कि भारत सोने की चिड़िया रहा? पहली वजह नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन, फर्टाइल प्लेन, माइंस। ये पहला कारण। दूसरा कारण मॉनसून। मॉनसून ने भारत की सिर्फ कृषि व्यवस्था, एग्रीकल्चर को ही फायदा नहीं पहुंचाया। मॉनसून ने भारत को वेस्ट और ईस्ट का जो ट्रेड है, वेस्ट और ईस्ट, यूरोप और पूरब एशिया के बीच का जो ट्रेड है उसका हृदय स्थल बना दिया, केंद्र बिंदु। हिप्पालस ने मॉनसून की खोज की और वहीं से सी ट्रेड की कहानी शुरू हुई। अब आपकी स्टीयरिंग किसके हाथ में है? मॉनसून के हाथ में। तो आप जून के महीने में जब मॉनसून से चलोगे अरब सागर में तो डेस्टिनेशन क्या होगा? भारत। और अक्टूबर के महीने में जब आप रिटर्न होगे तो डेस्टिनेशन क्या होगा? भारत। मॉनसून ने भारत को यूरोप और एशिया का जो ट्रेड था उसका केंद्र बिंदु बना दिया, सेंटर पॉइंट बना दिया। इसलिए आप देखोगे जैसे ही मॉनसून की खोज हुई वैसे ही दक्कन में राज्य की स्थापना भी हुई। तीसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत के पक्ष में रहा। मैक्सिमम एक्सपोर्ट और मिनिमम इंपोर्ट, मैक्सिमम एक्सपोर्ट और मिनिमम इंपोर्ट। मैक्सिमम एक्सपोर्ट, हमारे सेल्फ सफिशिएंट विलेज रहे, आत्मनिर्भर ग्राम, हमें बाहर से कुछ खरीदना ही नहीं था। दो चीजें जो बाहर से विशेषकर आती थी वो भी शाही वर्ग के लिए, एक तो घोड़े आते थे और दूसरा शराब। तो भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में रहा, बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत के पक्ष में रहा। इन तीन चीजों ने भारत को सोने और चांदी का सिंक बना दिया। और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। इन तीन चीजों ने भारत को सोने और चांदी का खदान बना दिया और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। अब जब जब ये सोने की चिड़िया कमजोर पड़ी, अगर आप भारत का इतिहास उठाकर देखें तो विदेशी आक्रमण एक निरंतर फीचर है।
लगातार विदेशी आक्रमण, आर्य आए, शक आए, कुषाण आए, हूण आए, मुगल आए, मंगोल आए, अफगानी आए, ईरानी आए और आज आतंकवादी आ रहे हैं। क्योंकि एक तो लैंड ऑफ वेल्थ। तो जब जब भारत कमजोर पड़ा, यह सूत्र है बड़ा प्यारा, इस सूत्र को ध्यान में रखिएगा। समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी कैनॉट सर्वाइव विद वीकनेस। यह बहुत प्यारा सूत्र है। समृद्धि कमजोरी के साथ नहीं रह सकती। बहुत प्यारा सूत्र। प्रॉस्पेरिटी कैनॉट सर्वाइव विद वीकनेस। एग्जाम्पल, 1000 AD, अगर आप 1000 AD के भारत को देखें, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजनीति, केंद्रीय सत्ता का अंत, एंड ऑफ पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी। शक्तिशाली केंद्र का अंत। वो जो आप मौर्य साम्राज्य देखते हैं, गुप्त साम्राज्य देखते हैं, खत्म। अब उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित है। एंड ऑफ पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी। समाज, सोसाइटी डिवाइडेड। जातिवाद आज भी हमारा पीछे कर रही है। संस्कृति, कल्चर, और कल्चर का सबसे अहम अंग है शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा स्टैग्नेंट और बैकवर्ड। पॉलिटी, एंड ऑफ पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी। कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है, केंद्रीय ताकतवर सत्ता नहीं है। उत्तर भारत विभाजित है छोटे छोटे राज्यों में। समाज विभाजित है, संस्कृति पतित है, स्पेशली शिक्षा। और इस परिस्थिति में इकोनॉमी, गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया, लैंड ऑफ वेल्थ। और इसका फायदा उठाया किसने? महमूद गजनी ने। इसका फायदा उठाया महमूद गजनी ने। और नागरकोट से लेकर सोमनाथ तक, नागरकोट से लेकर सोमनाथ तक उसने भारत को लूटा। अब गजनी को दोष मत देना। इस देश में 90% लोग हमेशा दूसरे को दोष देते हैं, हमेशा। हमारे मम्मी पापा हमको नहीं पढ़ाए, तो कलाम के भी तो नहीं पढ़ाए थे। इस देश के 90% लोग, 90, दूसरों को दोष देते हैं। पिछले 30 साल से भारत की जो दशा है, उसके जिम्मेदार राजनेता नहीं है, इस देश के लोग हैं। आसमान से टपक रहे हैं राजनेता। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, चुनने का हक तुम्हारे पास है। अस्पताल जाते हो तो जाति पूछते हो, तब तो डॉक्टर कोई भी हो जान बचा ले। धर्म पूछते हो, क्षेत्र पूछते हो, तो तुम्हारी बुद्धि पर ऐसा कौन सा शैतान बैठ जाता है कि तुम राजनीति में ये सब पूछते हो? और तुम बहुत जातिवादी हो तो अपने ही जाति के डॉक्टर के पास जाओ। दूसरे को दोष मत देना। जब भी तुम कमजोर होगे, जब जब ये परिस्थितियां आई, जब जब
मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, विदेशी आक्रमण, हिंद यमन, शक, कुषाण। गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, हूण। फिर तुर्क, फिर तुर्कों का पतन हुआ, मंगोल, फिर मुगल, फिर मुगलों का पतन हुआ, ईरानी, अफगानी। यही स्थिति भारत की थी 18th सेंचुरी में। 18वीं शताब्दी का जो भारत है, यही स्थिति थी। पॉलिटी, एब्सेंस ऑफ पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी, मुगल साम्राज्य का पतन, एक शक्तिशाली केंद्र का अंत, समाज विभाजित, डिवाइडेड, संस्कृति, कल्चर स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड, इकोनॉमी गोल्डन स्पैरो। 1498 में जब वास्को डिगामा भारत आया और यहां का सामान ले गया, 60 गुना फायदा मिला उसे, 60 गुना। और इस परिस्थिति का फायदा उठाया किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस। अब भारत सोने की चिड़िया, और जब जब भारत कमजोर हुआ, जब मैंने कहा ना, मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ, कौन आया? इंडो ग्रीक, शक, कुषाण। गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, कौन, किसने भारत को लूटा? हून। फिर 1000 एडी के बाद टर्क। जब तुर्कों का पतन हुआ, किसने भारत को लूटा? मंगोल। फिर मुगल। जब मुगलों का पतन हुआ, कौन आया? ईरानी और अफगानी। प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस। लेकिन अभी तक ये जितने भी लुटेरे आए, आक्रांता आए, ये सब मध्य एशियाई थे, सेंट्रल एशियन। 15th सेंचुरी में ये जितने भी आक्रांता आए, ये सब सेंट्रल एशियन थे, सेंट्रल एशियन। 15th सेंचुरी में भारत में एक नए वर्ग का आगमन हुआ, और वो था यूरोपियंस। पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। पुनर्जागरण भौगोलिक खोजों का परिणाम, भारत से यूरोप का सीधा संबंध, और जो पैसा बहना शुरू हुआ, जो पैसे का प्रवाह शुरू हुआ, उस पैसे की झलक कहां दिखाई पड़ती है? उस पैसे की झलक कहां दिखाई पड़ती है? ताजमहल में। उस पैसे की झलक कहां दिखाई पड़ती है? लाल किले में। विदेशियों ने आना शुरू किया, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। अब ये विदेशी कंपनियां जब भारत आई व्यापार करने के लिए, तो शुरुआत से ही इन्होंने व्यापार के साथ साथ, ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ साथ पॉलिटिकल डोमिनेंसी, राजनीतिक आधिपत्य का भी प्रयास किया। पॉलिटिकल डोमिनेंसी। इन विदेशी कंपनियों ने व्यापार और वाणिज्य के साथ साथ पॉलिटिकल डोमिनेंसी, राजनीतिक आधिपत्य का प्रयास किया। राजनीति क्या है? अर्थव्यवस्था की मां है, संरक्षिका, सॉरी, मां नहीं। राजनीति अर्थव्यवस्था की गार्जियन है। क्यों गोली चल रही है ब्लॉक प्रमुखी के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए? क्यों? पैसा है।
पैसा दिया जा रहा है, एक एक स्कॉर्पियो 50-50 लाख रुपया। जहां भी धन जुड़ा हुआ है, जहां भी, पूर्वांचल में व्हाइट गोल्ड बहता है, यूपी में व्हाइट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड यानी बालू, घाघरा, गोमती, राप्ती, गंगा, यमुना, यहां पे व्हाइट गोल्ड है, व्हाइट गोल्ड। अरबों का कारोबार है, अरबों का। इसीलिए तो तुमसे कहा जाता है तैयारी करो। मिडिल क्लास का बच्चा सिर्फ तैयारी करेगा, राजनीति में मत जाना। ये जितने भी पुराने ठेकेदार लंबरदार हैं, इन सब ने नेक्सस बना के सब पे कब्जा कर लिया है। व्यापार, जिसके हाथ में राजनीति, उसके हाथ में अर्थव्यवस्था। भाई आपने अपने सामने देखा, एक से एक लोग राजनीति में आए, पहले भीख मांगते थे, अब अरबों अरबों रुपए के मालिक हैं। अगर हिसाब दे दें, हिसाब, अगर हिसाब मांगा जाए इनसे कि इतने कम समय में इतना पैसा कहां से लाए, ये ना दे पाएंगे। तो जैसे आज इस देश के गुंडे बदमाश ठेकेदार राजनीति में आना चाहते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था उनके हाथ, अब पहले क्या था, ठेकेदारों को नेताओं के हाथ जोड़ना पड़ता था। सरकार सरकार सरकार, ठेकेदारों को नेताओं के साथ रह रहकर बात समझ में आ गई कि खुद ही नेता बन जाओ यार, सारा फंड तुम्हारे हाथ में। तो इन विदेशी कंपनियों ने शुरुआत से ही व्यापार और वाणिज्य के साथ साथ राजनीतिक आधिपत्य, पॉलिटिकल डोमिनेंसी। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, 1498 में पोर्चुगीज इंडिया पहुंचे और 1510 में इन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया। इनका गवर्नर था अल्बुकर्क, गोवा पे कब्जा कर लिया। लेकिन दक्कन में, साउथ में कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था। पुर्तगालियों ने फिर एक प्रयास किया। 1636 में इन्होंने कोशिश की कि हुगली पे कब्जा कर लें, लेकिन यहां इनको झटका लग गया, क्योंकि यहां नॉर्थ में एक शक्तिशाली राज्य मुगल साम्राज्य था। शाहजहां बैठा हुआ था गद्दी पे। 1686 में अंग्रेजों ने फिर कोशिश की हुगली पे कब्जा कर लिया जाए। यहां किसने कोशिश की 1636 में? पोर्चुगीज। यहां किसने कोशिश की? इंग्लिश। लेकिन यहां उत्तर में एक शक्तिशाली राजा मौजूद था, शाहजहां। यहां उत्तर में एक शक्तिशाली राजा मौजूद था, औरंगजेब। और इन्हें एहसास हो गया कि ना 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 ना, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। और ये शांति से बैठ गए और समय का इंतजार करने लगे। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है समय। भगवान भी नहीं लड़ पाते, नहीं लड़ पाते। राम को जंगल जाना था, गए। समय से लड़ने की कोशिश मत करना, कभी मत करना। कोई जीता ही नहीं आज तक। जब भी समय विपरीत है, मतलब ध्यान करना है, साधना करना है, ताकत इकट्ठा करनी है। और एक बात बताओ, जब पैदल चल के मर्सिडीज में बैठोगे ना, तब बहुत मजा आएगा। जब पैदा ही हुए हो मर्सिडीज में, तो जीवन का एक पहलू खो जाएगा, और वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। श्री राम भगवान है, 14 साल जंगल में है। संघर्ष से शक्ति पैदा होती है। शक्ति का सिद्धांत ही यही है।
तुम कभी क्रिया योग करने जाओ, पढ़ो कभी क्रिया योग के बारे में। क्रिया योग का पूरा फॉर्मूला यही है, पेन इज इक्वल टू पावर। आप कभी क्रिया योग के बारे में पढ़ो, क्रिया योग, लहड़ी महाशय, परमहंस योगानंद, वो कहते हैं जो दर्द होता उठता है आपके शरीर में, वो बेसिकली आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा होता है, और अगर आप उस परिवर्तन पे ध्यान दे जाएं तो वो परिवर्तन आपकी शक्ति बन जाएगा। आज पढ़िएगा क्रिया योग के बारे में, बड़ी फेमस किताब है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। शांति से बैठ गए, शांति से बैठ गए और समय का इंतजार करने लगे। शांति से बैठ गए और समय का इंतजार करने लगे, और समय आ गया।